नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप हैं सिल्वर लाइनिंग्स पे। तो आज का टॉपिक है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, मिडल इंग्लिश, प्रॉस एंड वर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 ईयर वॉर जो था वो 1338 में शुरू हुआ था और एंड हुआ था 1453 में। तो ये इसी टाइम पे एक तो 100 ईयर वॉर हो रहा था, एक तो वॉर था 1338 में जो स्टार्ट हुआ था और 1453 तक था। तो 100 सालों का एक तो युद्ध बार बार में जो किंग था उसे भेजना पड़ता था अपने लोगों को वहाँ पे। तो ये यहाँ से अभी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव आगे जाके, इसका जो इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा था। ब्लैक डेथ हुई थी 1349 में। इसके साथ साथ इंग्लिश और फ्रेंच जो थी, उनके अलावा एक और लैंग्वेज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे थी, वो थी लैटिन। लेकिन लैटिन का यहाँ पे एंग्लो नॉर्मन पीरियड से क्या लेना देना है, क्योंकि मेन लैंग्वेज फ्रेंच थी और कॉमन पीपल इंग्लिश बोलते थे। तो लैटिन का क्या लेना देना? लैटिन किस चीज़ की भाषा थी? लैटिन थी लीगल वर्क की लैंग्वेज। जब भी जो भी लीगल वर्क होता था वो सारा जो है वो लैटिन में होता था। लैटिन को लर्नड, द लैंग्वेज ऑफ द लर्नड माना जाता था। लैटिन वॉज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ द लर्नड। सिर्फ ये डिडक्टिक वर्क की भाषा नहीं थी, उपदेश देने की भाषा नहीं थी, ये साइंस की भी लैंग्वेज थी, ये हिस्ट्री की भी लैंग्वेज थी, ये पोएट्री की भी लैंग्वेज थी, ये फिलोसफी की भी लैंग्वेज थी। तो ये बहुत ज़्यादा जो नॉर्मन इंग्लैंड थी उसमें ये लीगल वर्क की लैंग्वेज थी। और 13th सेंचुरी में लैटिन को रिप्लेस किया एंग्लो फ्रेंच ने। एंग्लो फ्रेंच मीन्स जो नई इंग्लिश बनी, जिस इंग्लिश ने एंग्लो सैक्सन इंग्लिश का प्लेस लिया था, एंग्लो फ्रेंच लैंग्वेज, वो लैंग्वेज ने लैटिन को भी रिप्लेस किया 13th सेंचुरी में। और 1731 तक यही लैंग्वेज इंग्लैंड की लैंग्वेज बनी रही। एंग्लो फ्रेंच, हाँ ये बात तो हम कर चुके हैं ना। द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोस वर्क जो लैटिन में थे वो थी इसकी हिस्ट्रीज। अब हिस्ट्रीज जो थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो आता है वो आता है जॉफरी ऑफ मनमाउथ का। जॉफरी ऑफ मनमाउथ की हिस्ट्री में ऐसा क्या था, इन्होंने जो हिस्ट्री थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी थी, बहुत ही मीन्स इमेजिनेशन का भी इन्होंने यूज़ कर लिया था। और इन्होंने उस ज़माने के दो बहुत ही फेमस हिस्टोरियंस थे, गिल्डास और नेमेसिस, उनकी हिस्ट्रीज को पढ़ के इसमें कहानियाँ शामिल की थी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले किंग लियर की स्टोरी के बारे में पढ़ने को मिलता है, सिम्बलाइन के बारे में मिलता है, गोरबोडक के बारे में मिलता है। फर्स्ट फुल स्टोरी आर्थर की जॉफरी ऑफ मनमाउथ के वर्क में ही मिलती है। क्या नाम था इनकी हिस्ट्री का? इनकी हिस्ट्री का नाम था, फ्रेंड्स याद रख लेना ये नाम, हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनिया। अब ये जॉफरी ऑफ मनमाउथ की जो हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनिया थी, इसको ही बाद में जो है वो ट्रांसलेट किया था इसको वेस ने ट्रांसलेट किया था, WSE वेस ने 12th सेंचुरी में इसको ट्रांसलेट किया था और इसका नाम रख दिया उन्होंने, हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया से बदलकर नाम रख दिया रोमा डी ब्रट इन्होंने नाम रख दिया। और यहाँ पे इन्होंने आर्थर के लेजेंड को चेंज किया और सबसे पहले यहाँ पे मेंशन मिला राउंड टेबल का। राउंड टेबल का मेंशन जॉफरी ऑफ मनमाउथ के स्टोरीज में नहीं मिलता, वो मिलता है रोमन डी ब्रट का। मीन्स जो कहानियां लेता जा रहा है वो थोड़ा थोड़ा चेंज करता जा रहा है उसमें, ये आपका ध्यान रखने की बात है। तो राउंड टेबल, ये इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इन्होंने और इमेजिनेशन और विवेशियस बना दिया उसको, इमेजिनेटिव और विवेशियस बना दिया। अब रोमन डी ब्रट को किसने ट्रांसलेट किया? अब इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है ये, इंग्लिश में सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया इसे? लेमैन ने सबसे पहले रोमन डी ब्रट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 13th सेंचुरी में ही।
अब यहाँ पे हम और राइटर्स के वर्क्स के बारे में भी बात कर लेते हैं एट द सेम टाइम। हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि हाँ, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जॉफ्री ऑफ मॉन्माउथ की जो हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया के बारे में बात बताना चाहती हूँ कि एक तो यहाँ पे आर्थर की फुल स्टोरी मिलती है। दूसरी बात यह है कि इसमें लैंसलॉट और ट्रिस्टियन का कोई जिक्र नहीं मिलता। लैंसलॉट सबसे फेमस हीरो हैं आर्थर स्टोरीज के, आर्थरियन स्टोरीज के, लेकिन यहाँ पे कोई जिक्र उनका नहीं मिलता, जॉफ्री ऑफ मॉन्माउथ की स्टोरी में नहीं मिलता। यूथर, पेंड्रागॉन और मर्लिन के बारे में यहाँ पे जिक्र मिलता है। और आर्थर के भतीजे मीन आर्थर्स नेफ्यू जो था मॉर्डरेड, वो यहाँ पे उनसे धोखेबाजी करते हैं। और ग्वेन हमारा जो है उनकी वो भी डिसलॉयल होती हैं, तो ग्विनिवियर इनको बाद में कहा गया इंग्लिश में, ग्विनिवियर। और लास्ट में आर्थर जब घायल हो जाते हैं तो उन्हें एवलॉन ले जाया जाता है और उनके जो नाइट्स हैं वो उनके लॉयल फ्यूडल रिटेनर्स हैं और उनको जैसे कि बाद में इन्हें बताया गया है कि कोर्टली वर्चूज के सिंबल हैं, तो यहाँ पे जॉफ्री ऑफ मॉन्माउथ की स्टोरीज में वो किसी कोर्टली वर्चूज के सिंबल, किसी भी कोर्टली वर्चू के सिंबल्स नहीं हैं। और उनकी जो लास्ट बैटल थी आर्थर की वो होती है रोम के अगेंस्ट और उनकी जर्नी होती है एवलॉन नाम की जगह तक। अब जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से राइटर्स हमें पता चलते हैं। यहाँ पे है रोजन बैकन्स ओपस मेजर्स के बारे में पता चलता है। रोजन बैकन का ओपस मेजर्स एक वर्क है। ओपस मेजर्स वर्क जो है वो एक्सपेरिमेंटल, मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस के बारे में है। और लेज थे छोटी छोटी वर्स नरेटिव्स थी जो एंग्लो फ्रेंच क्रॉनिकलर के बारे में थी। एंग्लो फ्रेंच क्रॉनिकलर के बारे में छोटी छोटी शॉर्ट नरेटिव्स होती थी, वर्स नरेटिव्स, जो कि सुपर नेचुरल एलिमेंट से डील करती थी। उनमें सुपर नेचुरल एलिमेंट के बारे में पता चलता है, तो उन्हें लेस कहा जाता है। वॉल्टर मैप एक बहुत ही फेमस थे और उनका जो एक वर्क था उस टाइम पे कोर्टियर्स ट्रिफल्स, इंग्लिश में कोर्टियर्स ट्रिफल्स है, मीन्स जो दरबारी लोग हैं उनकी छोटी छोटी बचकानी हरकतें, छोटी छोटे उन पे कमेंट किया गया है। एक टाइप का सटायर है वॉल्टर मैप का। वर्क का नाम जो वॉल्टर मैप ने ओरिजिनल वर्क लिखा था उसका नाम था द डी न्यूजिस क्यूरियम, डी न्यूजिस क्यूरियम। फ्रेंड्स ये हो सकता है कि मैं इस वर्क का नाम गलत बोल रही हूँ, तो आप स्पेलिंग से पता लगा लेना, क्योंकि ये किसी दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है तो मुझे बोलना यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश में इसे कोर्टियर्स ट्रिफल्स कहा गया है। तो ये लैटिन भाषा का वर्ग है और इसमें बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की गई है और अलग अलग उस ज़माने में जो भी कुप्रथाएं मीन्स जो अब्यूजेस थे उन पे कमेंट किया गया है, कोई घटनाएं हुई उन पे कमेंट किया गया है, कुछ फोक टेल्स हैं और कुछ विटी ऑब्जर्वेशंस जो देखी गई हैं, जैसे हंसी मजाक, किसी का मजाक उड़ाना, इस टाइप की चीज़ें हैं इसमें। और अम्यूजिंग स्टोरीज और एंटरटेनिंग मैटर से भरपूर है। ये क्या भरपूर है? वॉल्टर मैप का वर्क है द डी न्यूजिस क्यूरियम कोर्टियर्स ट्रिफल्स। एंग्लो फ्रेंच पोएट्री में रॉबर्ट ग्रोसेस्टस बिशप ऑफ लंदन थे, उन्होंने एक वर्क लिखा था ल शिटू डी एमर, मीन्स मैरी की प्रेज में ये वर्क लिखा गया है, जिसमें अलगरी है कि जो क्रिश्चियन थियोलॉजी की अलगरी दिखाई गई है कि जैसे कासल है और उसके डिफेंडर्स हैं। तो यहाँ पे जो मदर मैरी हैं, क्रिश्चियन जो जीसस क्राइस्ट की माँ हैं, उनके तारीफ में ये, उनकी प्रेज में ये लिखी गई है। एक और है वॉयज ऑफ सेंट ब्रेंडन, जो वर्स टेल थी जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वाली, तो उसके एक फेमस राइटर थे मैरी डी फ्रांस। वो फ्रांस में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी लेस जो है उस जमाने में किंग हेनरी II थे, उनको डेडिकेट की थी।
यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में हम बात करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम और बात इसके बारे में कर रहे थे कि हीरोइक पोइट्री, जो एंग्लो सेक्सन की हीरोइक पोइट्री थी, वहाँ से मिडाइवल रोमांटिक पोइट्री में ट्रांजिशन देखने को मिलता है, एक चेंज आ रहा है लिटरेचर में। हीरोइक पोइट्री जो थी वो रियल इवेंट्स पे थी, जो वॉर पीपल थे जो वो लड़ाई करते थे, फिर शाम को उनके जो स्कॉपर मिंस्ट्रल होते थे उस पे बेस्ड पोइट्री बना देते थे। लेकिन यहाँ पे अब जो मिडाइवल रोमांस चल रहा है, जो कोर्टली मैनर्स वाला रोमांस चल रहा है, आइडियल्स ऑफ लव वाला रोमांस चल रहा है, वो किसी पर्पस के लिए होता था। किस तरह के पर्पस होते थे? जैसे वो प्रिंसिपल्स की लड़ाई थी कि नहीं, आइडियल ऑफ लव है, अपनी बिलावड के लिए कुछ करना है तो वो करना ही है। अगर बिलावड ने कहा है कि कुछ भी करो मेरे लिए तो वो करना ही है, तो वो यहाँ पे जो लवर है वो चल देता है करने के लिए। आसमान से तारे तोड़ने वाले जो आइडियल्स हैं वो यहीं से आए हैं। तो यहाँ पे शानसून दी जस्ट में वही कोर्टली लव और सेंटीमेंट्स देखने को मिलता है। अब यहाँ देखिए शानसून दी जस्ट की जो कहानियाँ हैं उसमें कोर्टली लव भी दिखेगा और वॉर लविंग, क्योंकि वो एक वॉरियर है तो वो उसके वो चीज़ें भी दिखेंगी कि उसकी बहादुरी और वो उसके कारनामे, वो सब भी। शानसून दी रोला, शानसून दी होला, रोला नहीं होला बोलते हैं, शानसून दी होला। इसी तरह की इससे मिलती शानसून दी होला से मिलती जुलती पोएम्स हैं द बैटल ऑफ बर्नाबर्ड, द बैटल ऑफ मैल्डन, ये तो पहले ही हम बात कर चुके हैं। आइडियलिस्टिक करैक्टर और एलैबोरेटेड इमेजिनेशन, यहाँ पे करैक्टर जो हैं आइडियलिस्टिक मिलते हैं और इमेजिनेशन बहुत ही एलैबोरेट की गई है, बहुत ही बढ़िया वाली इमेजिनेशन यूज़ की गई है यहाँ पे। और इस तरह की पोइट्री जो मिलती थी, हीरोइक पोइट्री भी जिसमें है और लव, कोर्टली लव और सेंटिमेंट्स भी हैं, उस तरह की पोइट्री फ्रांस में 9th से 12th सेंचुरी में बहुत ही फेमस थी। और क्योंकि ये पोइट्री फेमस थी, अब 9th से 12th सेंचुरी तक फेमस थी, और इन्होंने अटैक कब किया है? इन्होंने किया है मिड 11th सेंचुरी में अटैक, मीन्स 1066 में। मीन्स उस समय भी फ्रांस से जो भी लोग आए होंगे वो इस टाइप की ही पोइट्री लेके आए होंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश लोगों ने इनकी कॉपी की, उस टाइम पे कॉपी कर लेते थे। लिरिक पोइट्री ऑफ ट्रबडर्स, अ न्यू लिटरेरी फॉर्म, ये ट्रूवियर एक न्यू लिटरेरी फॉर्म है। कैसी लिटरेरी फॉर्म थी ये कि जो मिंस्ट्रल्स वगैरह एक ट्रैवलर्स होते थे ना, मिंस्ट्रल जो ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस पोइट्री में लिखते थे, तो ये ट्रूवियर पोइट्री जिसे ट्रबडर्स भी बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 13th सेंचुरी के बारे में। अब एक और चीज, जब 13th सेंचुरी आते आते एक नई चीज यहाँ पे हो रही है कि 13th सेंचुरी में एक नई चीज थी, वो थी एलेगोरिकल रिवाइवल ऑफ पॉम्स। एलेगोरिकल पॉम्स यहाँ पे काफी फेमस होने लगी थी इस जमाने से, 13th सेंचुरी से। तो यहाँ पे एल्गोरिकल रिवाइवल की 3 पॉम्स जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं। उन पॉम्स के नाम है पेशेंस, पेशेंस में स्टोरी ऑफ जोना है, प्योरिटी और पर्ल। ये तीनों सर गवेन की मैन्युस्क्रिप्ट में ही है, मीन्स सर गवेन, जिस मैन्युस्क्रिप्ट में सर गवेन नाम की पॉम है उसमें ही जो है वो पेशेंस भी है, पेशेंस नाम की पॉम भी है, प्योरिटी नाम की पॉम भी है और पर्ल नाम की पॉम भी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है पेशेंस, तो एक होमिली है जिसमें वर्च्यू ऑफ पेशेंस बताया गया है कि इंसान को पेशेंस रखनी चाहिए और उसका क्या क्या फ़ायदा होता है उसको, उस हिसाब से यहाँ पे एक उपदेश है, एक तरह से क्रिश्चियन सरमन है ये एक। अब ये जो लास्ट वाली दोनों है प्योरिटी और पर्ल, ये दोनों एलिजीज हैं, और दोनों एलिजी नहीं है, एक जो लास्ट वाली पर्ल है वो एलिजी है। एक पोइट है, मतलब जिसने लिखी है पोइट, उसकी डॉटर का नाम पर्ल था, और वो डॉटर जो है वो छोटी सी होती है, जब 4-5 साल की, तो उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद वो ड्रीम में देखता है उसको
ड्रीम में वो देखता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। फिर वो लास्ट में देखता है कि वो जो है ना, वो जिस भी दुनिया में है वो उसे बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ। और वो देखता है कि वो जो उसकी डॉटर है वो जीसस क्राइस्ट की अब ब्राइड बन चुकी है। तो वो एक तरह से क्रिश्चियन फेथ पे ये एलेगरी है कि जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो ईश्वर उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। इस पे ये एलेगरी है। मैं एक और बात आपको बता देना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे क्रिश्चियन कोई रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, और सिर्फ इसलिए कि ये टॉपिक है हमारे पास, इसलिए मुझे इस तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है। मेरा कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है इसका। वुल्फस्टैन एक और बिशप ऑफ वर्सेस्टर उस जमाने में हुए हैं, बहुत फेमस है इनका नाम भी। कॉलमैन नाम के एक वर्सेस्टर मॉन्क हुए हैं। अच्छा, ये तो इतना वो नहीं है। कैथरीन ग्रुप राइटिंग्स भी बहुत फेमस थी उस टाइम पे। ये फिलोसफिकल राइटर्स कैथरीन ग्रुप राइटिंग जो थी वो फिलोसफिकल हिस्टोरिकल राइटिंग्स थी कि जो लेडीज जो थी वो जो वर्जिन सेंट्स बनती थी, या जो नन्स बनती थी, जो लेडीज नन्स बनती थी उनके लिए ही ये कैथरीन ग्रुप राइटिंग लिखी गई है कि किस तौर तरीके से उन्हें रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। 3 वर्जिन सेंट्स थे, कैथरीन, मार्गरेट और जुलियाना। इनका प्रोस वर्क है ये। द सर्मन्स, ट्रांसलेशन, सेंट्स लीवर and other devotional and didactic works of earlier times are known as कैथरीन ग्रुप। कैथरीन ग्रुप किसे कहा जाता है कि जो उस जमाने में जो कि एक संत को कैसे रहना चाहिए, एक किस तरह उसे अपने में बदलाव करने चाहिए, वो सब इस बारे में है। और ये किसे एड्रेस किए गए हैं, ये जो फीमेल ऑडियंस को एड्रेस किए गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंकर एंड ड्यूल में एड्रेस किया गया है। इस टाइम पे 1328 में यहाँ पे एक पर्सन पैदा हुए। वो पर्सन थे विक्लिफ। विक्लिफ जो थे कंट्रोवर्शियलिस्ट थे। क्यों कंट्रोवर्शियलिस्ट इन्हें कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ये लैटिन भाषा पढ़ना जानते थे। ऑक्सफोर्ड के एक विद्वान थे, ये बहुत ही लर्न पर्सन थे, पॉलिटिशियन थे, रिफॉर्मर थे, फिलोसफर थे। और इन्होंने जब बाइबल में पढ़ा और उसके बाद इन्होंने जब प्रैक्टिकल में चर्च वगैरह के उसमें पे देखा कि क्या अब्यूजेस चर्च में चल रही हैं, और जो कैथोलिज्म है उसमें किस तरह से लोगों को ये समझाया जाता है कि आपको अपने किए गए जो भी बुरे काम है या अपने पापों की, अपने सिंस की माफ़ी मांगने के लिए क्लर्जी के पास जाना पड़ेगा, या पोप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या चर्च में जाना पड़ेगा। तो इन्होंने जब बाइबल पढ़ी तो इन्होंने देखा कि बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था इनके अकॉर्डिंग। और इन्होंने सोचा कि मैं डायरेक्ट जो है वो लैटिन वाला जो वर्जन है बाइबल का उसे ही ट्रांसलेट करूँगा खुद से, उसके बाद ही मैं लोगों को बताऊँगा कि बाइबल में क्या है। और जब इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया, कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया था। और इनके साथ इनके 2 जो थे डिसाइपल्स थे, वो थे निकोलस ऑफ हेयरफोर्ड और जॉन परवे। इन्होंने अलग अलग जो पार्ट्स थे उन्हें ट्रांसलेट किया, और जिसकी स्टार्टिंग जो थी वो विक्लिफ ने की थी, और इनके साथ इनके पीपल्स ने दिया था। और इन्होंने ट्रांसलेशन इज डन फ्रॉम लैटिन टेक्स्ट ऑफ वल्गेट। उस टाइम पे जीन बॉयडल जो थे उन्होंने ट्रूवियर के सब्जेक्ट मैटर को, जो मिडाइवल रोमांस का ट्रूवियर था, उसके मैटर को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जीन बॉयडल ने मिडाइवल रोमांस के मैटर को 3 सब्जेक्ट में डिवाइड किया था। जीन बॉयडल ने
मिडाइवल रोमांस के सब्जेक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सबसे पहला था मैटर ऑफ फ्रांस, दूसरा था मैटर ऑफ ब्रिटेन, तीसरा था मैटर ऑफ रोम। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैटर था ये और कुछ नहीं था। ये मैटर जो था वो था कि फ्रेंच पे किस तरह का लिटरेचर था उस टाइम पे, उसने कैसे अपना इम्पैक्ट डाला, फिर ब्रिटेन में किस तरह का था, फिर रोम में किस तरह का था, तीनों के बारे में ये बात करते हैं। तो सबसे पहले मैटर ऑफ फ्रांस देख लेते हैं। शांसुन दी हॉलां, इसकी स्टोरीज थी, ये हीरोइक पोइट्री थी शार्लेमाइने और उसके नाइट्स की। और यहाँ से इंटरेस्ट चेंज होता है। शार्लेमाइने एक टाइप की शांसुन दी होला, सॉरी एक्चुअली बोलना का इसका बहुत ही डिफिकल्ट है। शांसुन दी होला ये एक टाइप की कंटिन्यूड बैलेड स्टोरी है। और यहाँ पे इन्होंने जो है फ्रांस का एक इन्वेडर था, यूरोप का इन्वेडर था सारासॉन, इसको ये भगा देते हैं। और इस तरह के जो रोमांस थे, जैसे शांसुन दी होला टाइप के ये जो रोमांस थे, इन्हें किसने एनकरेज किया? इन्हें एनकरेज किया मोंक्स ने, क्योंकि मोंक्स को पैटर्नेज चाहिए थी, तो वो इस तरह की कहानियां जो थी उन्हें बैलेड के रूप में बना बना के सुनाते थे। तो यहाँ पे इन कहानियों का हीरो जो होता था वो एक हीरो होता था, और वो एक किसी एम्परर की टायरनी के खिलाफ बहुत ही बहादुरी से लड़ता था। तो ये इनमें दिखाया गया है मैटर ऑफ फ्रांस में। अब मैटर ऑफ ब्रिटेन है, ये आर्थुरियन स्टोरीज से डील करता है। मैटर ऑफ ब्रिटेन आर्थुरियन स्टोरी से डील करता है। आर्थुरियन स्टोरी जो है वो केल्टिक ओरिजिन है इनका। कहते हैं कि ये जो आर्थुरियन स्टोरीज जो है इनका जिक्र एंग्लो सैक्सन टाइम में भी मिलता था, लेकिन वो एक ऐसी कोई कहानी नहीं थी बड़ी सी। केल्टिक थे, वेल्स में जो क्रिश्चियन मॉन्क्स थे उन्होंने इनकी कहानियां सुनी थी और फिर उन्होंने उन्हें लिटरेचर में चेंज किया, पोइट्री में चेंज किया। लिटरेरी फॉर्म ड्यू टू फ्रेंच पोइट, लेकिन यहाँ पे फ्रेंच पोइट ऐसे कहा जाता है कि जो आर्थुरियन स्टोरीज हैं तो इंग्लिश ओरिजिन की केल्टिक स्टोरीज हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले जो पोइटिक लैंग्वेज में चेंज किया था, पोइटिक लैंग्वेज में उन्हें पोइट्री में क्रिएट किया था, वो फ्रेंच पोइट ने किया था, जिन्होंने मेट्रिकल रोमांस की शुरुआत की। यहां से मेट्रिकल रोमांस की शुरुआत मानी जाती है। एक्चुअली में जो अर्ली इंग्लिश रोमांसेस हैं वो उस समय पे क्या किया जाता था, जो फ्रेंच पोइट थे उन्हीं की ही ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर लेते थे। जैसे केल्टिक हीरो हैं आर्थर और गाय ऑफ वॉरविक और रॉबिन हुड हैं, इन सबको लिटरेचर में कॉपीज करके ही चेंज किया गया है। किसी फ्रेंच राइटर ने जैसे बना लिया फिर उसकी कॉपी कर ली। मैटर ऑफ रोम की बात करें तो द स्टोरी ऑफ ट्रॉय जो है, कि जब ट्रॉय का सीज हुआ तो उस टाइम पे दोनों सेनाओं के बीच में 2 पर्सन थे। एक था डिक्टिस ऑफ क्रिटन और दूसरा था डेयर ऑफ फ्रिजिया। जो डिक्टिस ऑफ क्रिटन था वो ग्रेशियन साइड पे था, ग्रीक्स की साइड पे था, और जो डेयर था वो ट्रोजन साइड पे था। तो दोनों ऐसे कहते हैं कि उन्होंने जो भी अपनी आंखों से जो भी देखा वही सब इस पोएट्री में लिखा है, द स्टोरी ऑफ ट्रॉय में लिखा है। और ये होमर से नहीं ली है, इन्होंने जो पोएट्री है ये होमर से नहीं ली है, बल्कि इन्होंने 4th सेंचुरी में लैटिन राइटर डिक्टिस क्रेंटिस और डेयर फ्रिजियस से ली है, जिन्होंने आंखों से देख के इन्हें अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखा। रोमन डी ट्रॉय बाय बेनोइट डी सेंट मोरे, फ्रेंच 12th सेंचुरी। हिस्टोरिया डिस्ट्रक्शनिस ट्रॉय बाय गाइडोडल कोलोन 100 ईयर लेटर, लैटिन में लिखा था इन्होंने। उसके बाद फ्रेंच में लिखा गया ये, और फिर लैटिन में लिखा गया। ये इतना कोई खास नहीं है। वर्जिल को उस जमाने में एक विजर्ड के तौर पे जाना जाता था, उसे किसी ग्रेट पोइट के तौर पे नहीं जाना जाता था। स्टोरी ऑफ ट्रॉयलिस एंड क्रेसिडा के बारे में बात करें तो स्टोरी ऑफ थीब्स, ये सब जो स्टोरीज ऑफ ट्रॉय, स्टोरीज ऑफ ट्रॉयलिस एंड क्रेसिडा, स्टोरी ऑफ थीब्स, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर,
इन सारी स्टोरीज में बहुत कुछ शामिल किया गया। इसके अलावा जो ओरिएंटल सोर्स हैं जहाँ से कहानियाँ ली गई, जैसे अरेबियन नाइट्स हैं, वहाँ से कहानियाँ ली गई और उन्होंने इन कहानियों ने ही सबसे पहले हमें हमारा मॉडर्न साइंस जो था वो उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया, और इस तरह से ये भी यूरोपियन लिटरेचर में आ गए। फ्रेंच रोमांसेस जो 12th सेंचुरी थे उसमें एक फ्रेंच रोमांसेस जो 12th सेंचुरी में थे उसमें शरचियन डी ट्रॉयस के नाम से मिलता है, जिसे ऐसे कहते हैं कि एक ऐसे पर्सन ने लिखा था जिसे कोर्टली लव की साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी पसंद था लिखना। तो ये फ्रांस और जर्मनी में उस समय पे बहुत फेमस था। ऐसे कहते हैं पहला इंग्लिश रोमांस जो ट्रांसलेट किया गया था शरेटियन से 15th सेंचुरी में, वो यवेन और गवेन था, जो कि मैटर ऑफ ब्रिटेन की है, कैरेक्टरिस्टिक स्टोरी है, लेकिन इसे फ्रेंच से ही ट्रांसलेट किया गया था। तो मेन बात यह है कि उस टाइम पे फ्रेंच से ही ट्रांसलेट की जाती थी कहानियाँ। अब आर्थुरियन स्टोरी के बारे में अगर बात की जाए तो आर्थुरियन स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर गवेन और ग्रीन नाइट की। इसके पीछे कारण है कि सबसे पहले तो इसका जो मटेरियल है, सर गवेन की स्टोरी का जो मटेरियल है, ये फ्रेंच सोर्सेज